या तो कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ सर्विसेज़ होंगी। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी एसएससी को कि यहाँ पे उसको जो है अ कि उसको यहाँ पे वैट की प्रॉब्लम में फँसना है या सर्विस टैक्स में। यहाँ पे तो सीधा-सीधा उसको जीएसटी देना है भैया, या तो वो कोई चीज़ गुड्स है या सर्विस टैक्स है, इसका बता दो क्या रेट लगना है, उस रेट पे जो है वो जीएसटी दे दे। तो ये प्रॉब्लम भी उस पे टैकल आउट हो जाती है, डबल टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं न कहीं जो पुराने सिस्टम से हमने देखी कि पुराने सिस्टम में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती थी, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। ऐसे में उनको एक ही एक ही कंट्री के अंदर स्टेट की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है सफ़र करना पड़ता था इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कहीं न कहीं ट्रेडर कह लो, बिज़नेस जो भी बिज़नेस एंटिटी है उनको सफ़र करना पड़ता था। तो उस सारी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया जीएसटी। जीएसटी कोई नई चीज़ नहीं है, जीएसटी जो है बहुत सी कंट्रीज़ में इस सिस्टम को पहले से ही ऑप्ट किया गया था। इस सिस्टम को बहुत पहले से ही ऑप्ट किया गया था, तो इसको इसकी चर्चा जो है फर्स्ट टाइम ईयर 2000 में हुई थी। आज से 21 साल पहले इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि इंडिया में भी जो है इस तरीके का सिस्टम आना चाहिए। तो इसको जब हम हिस्ट्री में इसकी जो हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि कौन से साल में इसके जीएसटी के रिगार्डिंग में क्या चर्चा रही और उसमें गवर्नमेंट ने कैसे-कैसे स्टेप लिए और लास्ट में जब जीएसटी आया, तो क्या-क्या चीज़ें उसमें आई। तो इसके लिए हम दोबारा से चलते हैं इस डिस्कशन के बाद, जहाँ पे हम एडवांटेजेस की बात कर रहे थे। तो पहला जो एडवांटेज है, अब हमें ये सारी चीज़ें ईज़िली समझ आ जानी चाहिए क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं वो डिटेल्ड में देखे हमने। उस एग्ज़ाम्पल्स के बाद जो है, ये पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईज़िली अपने जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं उससे कोरिलेट करेंगे, फटाफट हो जाएँगे। पहला एग्ज़ाम्पल जो है, जीएसटी एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट। सबसे पहले कास्केडिंग इफेक्ट जो कि हमने अभी देखा था कि किस तरीके से एक क्रेडिट नहीं मिलता था, क्रेडिट की वजह से जो प्रॉब्लम आती थी। एग्ज़ाम्पल से भी देख लेते हैं, यहाँ भी एग्ज़ाम्पल है, जीएसटी इज़ अ कॉम्पेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स दैट वर डिजाइन टू ब्रिंग इनडायरेक्ट टैक्स अंडर वन अम्ब्रेला। एक ही ब्रैकेट में सारे गुड्स और सर्विसेज आ जाएं। मोर इम्पोर्टेंट, इट इज गोइंग टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट कैसे? बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, जो अभी हमने डिटेल में देखा कि टैक्स ऑन टैक्स किस तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो उस प्रॉब्लम को, जैसे एक्साइज के ऊपर हमने वैट वाला सिस्टम देखा, उस टाइप की प्रॉब्लम जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए कास्केडिंग इफेक्ट कैन बी डिस्क्राइब एज टैक्स ऑन टैक्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टैक्स ऑन टैक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से देखते हैं, अगर किसी कंसल्टेंट ने सर्विसेज, ये कंसल्टेंट है तो ये सर्विसेज देगा, 50,000 रुपए की इसने सर्विसेज दी, उसके 15% उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा। ठीक है, तो 7500 रुपये उसकी आउटपुट लाइबिलिटी बन गई। ये क्या हो गया? इसकी आउटपुट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब ये मंथली जो है इसको या मतलब जो भी टेन्योर होता था सर्विस टैक्स का, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसा ना हो कि हम जो भी डिस्कस करेंगे प्रोविज़न वो जीएसटी के ही करेंगे। पुराने में जस्ट उतनी ही हेल्प लेंगे उस लॉ की जितनी हमें ज़रूरत है। तो उसका जो भी टेन्योर होता था रिटर्न फाइलिंग का, सर्विस टैक्स का, उसमें उसको आउटपुट लायबिलिटी को अपना पे करना होता था। तो इसने सिर्फ़ ये सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है ये। अब इसने ऑफ़िस के लिए जो है परचेज़ किया, कुछ मान लो कोई गुड्स परचेज़ किए, फर्नीचर परचेज़ किया, 20,000 रुपए, उसमें 5% उसने वैट दी। अब सर्विस टैक्स वाले ने वैट दिया, हमारे एग्ज़ाम्पल से रिलेट हो रहा है ना? 20,000 रुपए के ऊपर 5% ₹1000 उसने वैट दिया। अब इसने जब अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे करेगा, तो इस ₹1000 का क्रेडिट मिलेगा इसको? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसलिए टाइम नहीं लगाएँगे। ही हैड टू पे 7500 आउटपुट सर्विस टैक्स विदाउट गेटिंग एनी डिडक्शन ऑफ ₹1000। ₹1000 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो कि उसने ऑलरेडी पे करी है। हिज टोटल आउटफ्लो इज 8500। ₹7500 ये गवर्नमेंट को देगा और ₹1000 जो है पहले वो वैट दे के आया। ठीक है, ये भी उसकी कॉस्ट बन गई और साथ में ये ₹7500 जो है ये टैक्स पे करेगा। ठीक है, जीएसटी ऑन सर्विस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये अब जो सिस्टम है अंडर जीएसटी, अगर हम देखें, जो अभी तक हमने देखा वो बिफोर जीएसटी था। अगर हम अब के सिस्टम की बात करें, तो अगर अब ये यही सिनेरियो होता और ये 50,000 रुपए का इनपुट इसने आउटपुट सर्विसेज दी होती और 20,000 रुपए के इसने वो गुड्स लिए होते, कोई भी गुड्स एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, तो क्या सिनेरियो होता? 50,000 के ऊपर 18% मान लेते हैं इसके जीएसटी के उसमें आ रहा है, तो 9,000 रुपए इसकी आउटपुट लाइबिलिटी बनती, राइट? आउटपुट लायबिलिटी बनती और 1000 इसकी 5% मान लो इसका जो है जीएसटी का, जो इसने ऑफिस का सामान खरीदा है, उस एचएसएन जो है 5% रेट पे फॉल करता है, तो इसको जो है ₹1000 इसका आईटीसी इसको मिल गया।
₹1000 का इसको आईटीसी मिल गया, तो इसको नेट जो है उसकी लायबिलिटी 8000। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ₹1000 का इसको जो है बेनिफिट मिल गया, जो कि इसकी पहले पहले ये ₹1000 जो है इसकी कॉस्ट बन रही थी। इसकी ₹1000 इसकी पहले कॉस्ट बन रही थी, अब उसको इसका बेनिफिट मिल गया। ठीक है, पहला एग्ज़ाम्पल ईज़िली अब हमने मेन एग्ज़ाम्पल कर लिए हैं, तो ये जस्ट पॉइंट डिस्कस करने हैं, फटाफट इसको सम क्लोज़ करते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को, बाकी हम बाकी पार्ट जो है कल देख लेंगे परसों। हायर थ्रेशोल्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन, होता क्या था, अलग-अलग एक्ट देखे हैं हमने कि एक्साइज़, वैट, सर्विस टैक्स, अलग-अलग उसमें अलग-अलग लिमिट्स थी। एक्साइज़ की देखी हमने, ठीक है? एक्साइज़ की यहाँ पर जैसे बता भी रखी है, 1.5 करोड़ की एक्साइज़ की लिमिट हो जाती थी। वैट कई केसेज़ में 5 लाख, 10 लाख अलग-अलग लिमिट्स होती थी। हर हर स्टेट का अपना वैट लॉ था। तो अलग-अलग वैट लॉ में अगर वो कवर होता है, तो वो वैट की रजिस्ट्रेशन भी लेगा। सर्विस टैक्स की भी लिमिट हुआ करती थी 10 लाख रुपए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये सीधा-सीधा स्टैंडर्ड ही रहेगा और इस एक्साइज़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवी है, तो इसलिए उसका भी लिमिट फिक्स रहेगी और यहाँ पे जो वैट की लिमिट है, वो जो है बेसिकली वेरिएट करेगी जो है पर्सन टू प वो अलग-अलग केसेज़ में अलग-अलग। तो ऐसे केसेज़ में अब जीएसटी की जो लिमिट है, जो जीएसटी में रहेगी वो अलग-अलग है, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 40 लाख, ठीक है? और कई बार 10 लाख। हम देखेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 22 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 22 में ये लिमिट्स लिखी हुई हैं कि कौन से केस में जो लिमिट रहेगी वो जो है 20 लाख की रहेगी, कौन से केसेज़ में जो है लिमिट 10 लाख की रहेगी, कौन से केसेज़ में 40 लाख की लिमिट रहेगी। 40 लाख की भी लिमिट है कई। थर्ड अब बेसिकली यही हो गया कि उसको जगह-जगह अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की जगह एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, सिर्फ़ एक जीएसटी। थर्ड पॉइंट कहता है कम अभी हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट्स सचिन यार ये मार्किंग हो रही है, इसमें इसमें मार्किंग मत चलाओ। कंपोज़िशन स्कीम में अगर हम देखें, तो कंपोज़िशन स्कीम इसमें स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जो है कंपोज़िशन स्कीम है, क्योंकि स्मॉल इसमें क्या है कि हर एक के लिए स्पेसिफाइड रेट 18%, 5%, 12% की जगह एक स्कीम दी गई है। सेक्शन 10 जब हम कवर करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 10 में कंपोज़िशन स्कीम के बारे में बताता है कि वहाँ पे लोअर रेट पे कि किस रेट पे जो है 1% का ही जीएसटी देके वो कंपोज़िशन स्कीम जो का बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसी स्कीम का भी इसमें बेनिफिट दिया गया है। ठीक है? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंपल एंड ईज़ी ऑनलाइन प्रोसीजर। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम फाइलिंग वगैरह होती है, ठीक है ना? 3B1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 ये सारी रिटर्न्स जो हैं, हम जानते हैं एंटायर प्रोसेस ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक जो कि सारी की सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, इन द सुपर सिंपल। दिस हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर द स्टार्टअप ईज़ी है इसलिए स्टार्टअप के लिए उनके लिए ईज़िली वो उसको फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं एंड दे डू नॉट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। अलग-अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप सीजीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आप जो है बाकी एसजीएसटी में भी अपने आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, आप आईजीएसटी में भी अपने आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, ठीक है? तो आपको सिंगल एक रजिस्ट्रेशन करनी है, आप जो है हर जगह रजिस्टर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जैसे पहले चाहिए होती थी वैट, एक्साइज़, सर्विस टैक्स की अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इज़ लेसर। अब जब हमारे नंबर ऑफ एक्ट जिसमें हम कवर करते थे वो कम हो गए, तो उसके ऑब्वियसली कंप्लायंसेस भी कम हो गए। पहले एक्साइज़ में रजिस्टर्ड होते, तो एक्साइज़ की भी रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती, वैट की भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती। ठीक है? सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कोई बंदा सर्विसेज़ भी देता है वो उसमें भी और वो वैट में भी है, तो ऐसा भी हो सकता है उसके ऊपर दोनों में कवर होता हो। तो यहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास सीधा-सीधा एक ही जगह उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, एक्साइज़ और सर्विस टैक्स की जगह उसको सीधा ही एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करनी है और एक ही कंप्लायंसेस उसको फ़ॉलो करने हैं। अलग-अलग विंडो में जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग पोर्टल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफाइंड ट्रीटमेंट ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिसका हमने हल्की सी वहाँ पे बात भी करी थी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर एक ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिली है और ई-कॉमर्स ऑपरेटर का कोई ना पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइन जो है नहीं होता था कई लॉज़ में। अब यहाँ पे ई-कॉमर्स के लिए अलग से सेक्शंस नोटिफाइड है। सेक्शन 9(5) अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस तरीके के जो हैं, वहाँ पे ओला, उबर कैसे किस तरीके से जीएसटी के क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ओला, उबर इन सब में, अर्बन क्लैब हो गया। उनके लिए स्पेसिफिक जो है सिस्टम बना दिए कि किस तरीके से इनको जो है अपनी सर्विसेज़ रेंडर करनी है। तो यहाँ पे
वो हम जो है सेक्शन जब हम कवर अप करेंगे 9(5) और वहाँ पे हम देखेंगे। Earlier to the GST regime, supply of goods through e-commerce sector was not defined. It is variable VAT laws. तो वहाँ पे अब क्या है ऑनलाइन जो चाहे फ्लिपकार्ट हो अमेजोन डिलीवर टू यूपी हैड टू फाइल वैट डिक्लेरेशन एंड मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डिलीवरी ट्रक टैक्स अथॉरिटीज कुड समटाइम्स सीज द गुड्स इफ डिफरेंट गुड्स वर प्रोक्यूर्ड प्रोड्यूस्ड। तो होता क्या था कि हर स्टेट का अपना वैट लो है, तो वो अपने वैट लो के हिसाब से जो है वो अपना वो करता था कि भैया नहीं तुम अब हरियाणा में गाड़ी आ गई है, तो हरियाणा के हिसाब से भैया वो अपना ट्रीटमेंट देखता था। अगर वो गाड़ी दिल्ली में है, दिल्ली के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब स्टैटिक एक लॉ है, तो एक ही लॉ को चाहे वो इंडिया में कहीं भी मूवमेंट हो रही हो उस गुड्स की, किसी ने ऑर्डर किया, तो वो मूवमेंट कहीं से भी आ रही हो, तो उसके बाद एक ही स्पेसिफिक प्रोसीजर सेम ही फॉलो होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। All these treatments and confusing compliance has been removed under GST. For the first time, GST has clearly mapped up the provision applicable to the e-commerce sector. यहाँ पे अलग से provision जो है section हमने रेफर करेंगे इसके लिए section 9(5), section 9 subsection 5. Since these are applicable all over India and there should be no complication regarding interstate movement of goods. एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट पे भी सेम लॉ ही एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक, ये जो अभी हमने बात कर रहे थे, अब सीधा-सीधा हमें पता है कि यार ई-वे बिल कैसे बनाना है कि क्या लिमिट्स हैं उसकी, क्या उसमें गुड्स किन-किन गुड्स में जो है हमें एग्ज़म्पशंस दी गई हैं। अलग से ई-वे बिल में कई गुड्स में ही एग्ज़म्पशन है, चाहे उसकी वैल्यू जो है 50,000 से ऊपर हो, तो भी उन गुड्स में एग्ज़म्पशंस हैं। तो अभी हम ई-वे बिल के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है लॉ को स्टैटिक एक ही बना दिया गया उस प्रोसीज़रल पार्ट के लिए, तो वो ऑल ओवर इंडिया उसी तरीके से चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्प दी गई है। यहाँ पे भी यही है अंडर जीएसटी हाउएवर देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज़ बीन लेसेंड। At an outcome of the GST, warehouse operator and e-commerce operator players have shown interest in setting up the warehouses. पहले क्या होता था अलग-अलग जगह पे अलग-अलग वेयरहाउस है स्टेट्स में, तो हर स्टेट अपने वेयरहाउस पे अपने लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट करता था। अब एक स्टैंडर्ड लॉ है, तो हर वेयरहाउस जो है वो अपने स्टैंडर्ड लॉ के हिसाब से ही जो अपनी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसको पता है एक ही एक्ट का जो है कंप्लाई करना है, चाहे वो यूनिट हमारी इंडिया में कहीं भी हो, वो वेयरहाउस कहीं भी हो। तो एक ही सेम जो कंप्लायंस एक जगह रहेगा, वही सिमिलर कंप्लायंस हर जगह रहेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है वेयरहाउस एट स्टैटिक सच एज़ नागपुर instead of every other cities to deliver a delivery route. Reduction of unnecessary logistic cost is already increased the profitability for the business involved in their supply of goods through transportation. अब जो है एक स्टैटिक एक जगह पे रजिस्ट्रेशन करके जो है वो अपनी बिजनेस जो है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। अदरवाइज उसको जो है हर जगह मूवमेंट में प्रॉब्लम होनी होती थी, तो उसको हर स्टेट में जो है अपने गुड्स रखने के लिए जो है वेयर हाउस लेने पड़ते थे। अब स्टैटिक जो है मूवमेंट में भी दिक्कत नहीं है, तो एक जगह पे अपना वेयर हाउस रख के अपना होल्ड करके जो है वो अपना बिज़नेस रन कर सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ रेगुलेटेड अंडर जीएसटी। बहुत से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हैं, उनको भी जो है इसमें रेगुलेशन मिली। वो भी जो है जीएसटी के एम्बिट में आ सके, जो कि पहले जो है प्रॉब्लम ये आती थी कि जैसे कि कई कंस्ट्रक्शन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स जो है वैट लॉ मेनली जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था वैट लॉ या फिर सर्विस टैक्स तो चलो कंसोलिडेटेड एक ही हो गया। लेकिन हर स्टेट के वैट लॉज़ कई इंडस्ट्रीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता था। यहाँ पे क्या हो गया इनके रिगार्डिंग जो है इनको कब जो है आईटीसी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, स्टैटिक उसमें डिफाइन है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज़ है, उसमें किस तरीके से जो है आईटीसी मिलना है, नहीं मिलना, वो स्टैटिक डिज़ाइन है और वो कहीं पे भी हो थ्रू आउट इंडिया वो एक ही ट्रीटमेंट रहेगा। यहाँ पे भी यही किया है कि अंडर जीएसटी हाउएवर ऑल द प्रोविज़न ऑफ ऑनलाइन कंप्लायंसेस एंड पेमेंट and for availing ITC only where the supplier accepted the amount. This has brought the accountability and regulation of these industry. ये इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी पुराने लॉज़ को, अब उनके लिए प्रॉब्लम जो है कहीं न कहीं बहुत ईज़ी हो गया है। उनको ये प्रॉब्लम जो है अब टैकल नहीं करनी पड़ती। तो ये सारे जो थे एडवांटेजेस थे जो अभी हमने देखे। कहीं न कहीं जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हमने देखी, फिर हमने लास्ट में प्रॉब्लम हमने रेड पेन पे नोट करी थी कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। 4-5 प्रॉब्लम्स हमने प्रैक्टिकली देखी, फिर हमने थ्योरी बेस पे देखी, ये प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करा गया। तो अब देखते हैं
ठीक है, ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई, लेकिन कहीं न कहीं अब जब नया सिस्टम आएगा, तो वो नया सिस्टम कुछ सुविधा के साथ आएगा, तो कुछ परेशानियाँ भी लाएगा। तो वो परेशानियाँ क्या-क्या होंगी? तो वो परेशानियाँ कैसे-कैसे हो सकती हैं? हम नॉर्मल भी थॉट प्रोसेस पे भी ला सकते हैं। एक नया सिस्टम आएगा, तो उसके लिए नए तरीके से ट्रेन होना पड़ेगा, ठीक है? नए-नए सॉफ्टवेयर्स जो हैं लाने पड़ेंगे, राइट? उसके जो है पेनल्टीज़ किस तरीके से रहेंगी? क्योंकि लॉज़ का डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कई-कई लॉज़ में अब यहाँ पे जैसे निल फाइलिंग में भी पेनल्टी है। तो काफ़ी केसेज़ में लोगों को ये नहीं पता लगता कि अच्छा निल रिटर्न में भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ऐसे-ऐसे चेंजेज़ होने पे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि नए लॉ में इस तरीके के प्रोविज़न होने से भी जो है कहीं न कहीं टैक्स पेयर को जो छोटे कैटेगरीज़ के होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये एक स्टैटिक लॉ बना देते हैं जो कि बड़े एसएससी पे भी एप्लीकेबल होगा, छोटे पे भी एसएससी होगा। पहले एक्साइज़ जो था वो मान लेते हैं वो बड़े कैटेगरी में मान कह देते हैं कि 1.5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए एक्साइज़ लग रहा है, नीचे वालों को लिए नहीं लग रहा। तो उसको एक्साइज़ के प्रोविज़न जो है वो कवर अप करने। यहाँ पे हर एक को जो है जीएसटी अगर उस पे एप्लीकेबल हो गया, तो जीएसटी के सारे प्रोविज़न चाहे वो छोटे वाले केस में आता है, चाहे वो बड़े वाले केस में आता है, तो वो उसको कवर अप करने ही करने हैं। तो ऐसे केसेज़ में जो है प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटे एसएससीज़ थे, उनके लिए भी इस तरीके के कंप्लायंस पोर्शन को कवर अप कर पाना कई बार मुश्किल टास्क हो जाता। तो ये सारे जो हैं उसमें डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। तो एक बार हम ये भी रिकॉल कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ कॉस्ट ड्यू टू सॉफ्टवेयर परचेज़। अब नई चीज़ आ गई, ठीक है? नया आ गया तो इस चीज़ को समझने के लिए नए-नए सॉफ्टवेयर्स आएँगे मार्केट में, नए-नए सॉफ्टवेयर आएँगे, नए-नए सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे इंडस्ट्रीज़ को, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी ऑब्वियसली। नए सॉफ्टवेयर आएँगे, उसकी सब्सक्रिप्शंस हैं, तो वो क्योंकि पुराना जो सिनेरियो चल रहा होगा उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर सबके पास होंगे, अब उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, नए सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे या उसको अपग्रेड करना पड़ेगा पुराने वाले को, तो लाइसेंस जो है रिन्यू कराना पड़ेगा, अपग्रेड कराना पड़ेगा, तो वो सारी उनकी कॉस्ट कहीं न कहीं बिज़नेसेस की बढ़ेगी। तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया businesses having either update their existing software or either buy new software या तो नए सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, ठीक है? बट बोथ द ऑप्शंस लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज। जो भी चाहे वो नया खरीद रहे हैं, चाहे एक्जिस्टिंग को अपडेट कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। और ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज अब जो है उनको जो है मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज को भी जो नए सिस्टम के हिसाब से जो है ट्रेन करना पड़ेगा। कोई मान लेते हैं किसी कंपनी का कोई सेल्स मैनेजर है, उसको पता है कि पहले हमारी ये कॉस्टिंग आती थी, हम इतने का सेल करते थे। अब उसकी जो है उसको नए सिनेरियो में कंपेयर करना है कि किस तरीके से हमारे को इसके ऊपर जीएसटी लगना है, वो सामने वाले को उसको क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो उस पे क्या एक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से उसको अवेयर होना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को भी और उसकी कहीं न कहीं उसकी भी ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर हम देखें नॉट बीइंग जीएसटी कंप्लेंट कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज़ जैसे अभी हमने एग्ज़ाम्पल लिया, कई केसेज़ में अवेयरनेस ना नई चीज़ है, अवेयर ना एकदम से सारे प्रोविज़न के लिए हर कोई अवेयर नहीं होता। तो नए अवेयर ना होने की वजह से कई बार पेनल्टीज़ लग जाती हैं, तो नई चीज़ आएगी, तो नए प्रोविज़न इम्पैक्टेड होंगे, तो वो पेनल्टीज़ भी रेज़ हो सकती हैं। तो यही बात बताई यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ में स्टिल नॉट बी एबल टू ग्रैब द प्रोविज़न ऑफ जीएसटी। जो छोटी एंटिटीज़ हैं, उनके लिए मेनली प्रॉब्लम है, बड़े तो देखो कहीं न कहीं अपनी ये सारी इन्वेस्टमेंट करके जो है कवर अप कर लेते हैं। और अगर बड़ी एंटिटीज़ को कोई पेनल्टी लग भी गई, तो उनके लिए रियलिस्टिक छोटा अमाउंट हो जाता है वो। लेकिन एक छोटी एंटिटी है, स्टार्टअप है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए, उसके ऊपर लेट फी लग जाए, तो उसको उसके लिए टैकल करना ही मुश्किल है। तो वही सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। दे विल हैव टू इश्यू जीएसटी कंप्लेंट इनवॉइसेस, द कंप्लेंट एंड द डिजिटल लॉक रिकॉर्ड कीपिंग, ऑफ कोर्स टाइमली रिटर्न्स ये सारी उसको टाइमली फाइल करनी पड़ेगी, डिले फाइलिंग करेगी तो लेट फी वगैरह लगेगी। और उसमें क्या-क्या डालना है, रेसिपिएंट का जीएसटी वगैरह होना चाहिए, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये सारे प्रोविजंस भी जो हैं ध्यान में रखने ज़रूरी हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है, एचएसएन कोड डालना है, कोई भी मतलब इनवॉइस गलत हो गया तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार उससे बड़ा लॉस हो जाता है। जीएसटी विल मीन एन इंक्रीज़ इन ऑप्शनल ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट भी इससे जो है इंक्रीज़ हो सकती है। उसके लिए जैसे कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेशनल्स को हायर करेंगे, कंसल्टेंट जो है हायर करेंगे, तो कहीं न कहीं उनकी जो है कॉस्टिंग जो है वो कहीं न कहीं बढ़ेगी। क्योंकि नई चीज़ है, नई इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए जो है बिज़नेसेस को ये खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेज़ में यही लिखा गया द ग्रेजुअली इंक्रीज़ कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर एज़ दे हैज़ टू बेयर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग एक्सपर्ट्स। चौथे पॉइंट में डिसएडवांटेज देखें तो जीएसटी कैन केम इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो
जीएसटी पहले तो वो करा गया था कि इसको ना 1 अप्रैल से ही लाया जाए, नए फाइनेंशियल ईयर से लाया जाए। बट अभी जब हम इसमें नीचे देखेंगे ना, तब हम देखेंगे कि जो मीटिंग्स हुई वो रेगुलर बेसिस पे लास्ट पे हुई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो एक्ट थे वो पास होने थे। अभी हम देखेंगे सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट जो है वो पास होने के टाइम पीरियड जो है उस टाइम पे कवर अप नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको जो है डिले करा गया। तो यहाँ पे 1 अप्रैल तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 1 अप्रैल के बाद अगर सोचा जाए तो पूरा साल रुकने की बजाय जो है नेक्स्ट क्वार्टर से 1 जुलाई 2017 से जो है फिर इसको इफ़ेक्ट में लाया गया। पूरा क्वार्टर रुकने की वजह अगले अगले क्वार्टर से मतलब सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 17-18 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट हाफ में जो है वो ओल्ड लॉ चल रहे हैं और सेकंड हाफ में जो है वो मतलब सेकंड हाफ कहें तो बाकी के यहाँ पे 9 महीने और यहाँ पे 3 महीने। तो 9 महीने में जो है जीएसटी चल रहा है और वहाँ पे ओल्ड लॉ चल रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहाँ पे भी बनाना पूरे फाइनेंशियल्स की पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम मतलब फर्स्ट ईयर में काफ़ी जी। ज़्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम हुई कि किस तरीके से जो है इसका बनाया जाए, फाइनेंशियल्स बनाए जाए। 5th पॉइंट अगर हम देखें तो 5th पॉइंट में है adapting to complete online taxation system. Unlikely earlier business are now switching from pen and paper to सिस्टम बेस्ड इनवॉइसिंग एंड फाइलिंग ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग। जो सिस्टम क्योंकि क्या था ना इसमें नई-नई चीज़ें आई कि इसमें एचएसएन भी डालना है आपको, उसमें जब ये नया-नया आया तो इनवॉइस का फॉर्मेट कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, रूल्स में लिखी हुई हैं कि क्या-क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 बताता है कि टैक्स इनवॉइस का क्या-क्या कंटेंट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कोई उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रह जा रही है, ताकि ऐसा ना हो अगर वो रह गई तो इनवॉइस प्रॉपर नहीं होगा तो सामने वाले को आईटीसी मिलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी चीज़ें में उसको पेन पेपर जो मैनुअल इनवॉइस बनते थे उसने कई बार उसको ऑनलाइन सिस्टम में आना पड़ा। तो ये भी एक कहीं न कहीं उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ी, साथ-साथ उसका जो प्रोडक्टिविटी जो थी उसमें भी रिड्यूशन हुई। क्योंकि उसको अब पहले पेन वो नॉर्मल इनवॉइस उठाया बिल बुक उठाई, बिल काट दिया। अब जो है सिस्टम बेस पे वो करेगा, वो प्रिंटर से प्रिंट देगा, तो थोड़ा-सा उन चीज़ों की भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम रही। स्टार्टिंग में ज़्यादा ये चीज़ें रही प्रॉब्लम, अब तो यूज़्ड टू हो जाते हैं धीरे-धीरे फिर सब। एसएमई हैव अ हायर टैक्स बर्डन जो छोटे टैक्स पेयर है ना, उनके लिए ज़्यादा इश्यू था क्योंकि कई उनके गुड्स सीधा-सीधा जो है 18% में आ गए, ठीक है? अगर वो वैट में कम रेट पे थे 18% में आ गए, कुछ 12% में आ गए, तो हायर रेट की वजह से भी छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि ये मार्जिन पे टैक्स देना है। तो मार्जिन जैसे हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें ₹2000 का मार्जिन था, तो ₹2000 के ऊपर 18% जो है उसको जो है अपने जेब से ₹360 देने हैं। तो ऐसी ट्रांज़ैक्शन में उसका जो है कहीं न कहीं बर्डन भी बढ़ रहा था। ऐसे छोटे टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा दिक्कत थी। स्मॉल टैक्स पेयर स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ फेस्ड डिफिकल्टी अंडर जीएसटी अर्लियर। तो क्या होता था कि 1.5 करोड़ तक में एक्साइज़ चाहिए, ठीक है ना? उससे ऊपर वालों उससे नीचे वालों को तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बट नाउ अब क्या है उसकी लिमिट जो है 20 लाख 40 लाख हो गई है। अब 20 लाख 40 लाख वालों को भी जीएसटी फिर मैंडेटरी हो जाएगा। तो ऐसे केसेज़ में क्या है कि उनको हाउएवर एसएमई हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। इसमें अभी हम जब पढ़ेंगे ये कंपोज़िशन स्कीम तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या लिमिट है उसमें और कौन से स्पेशल कैटेगरी में स्टेट्स में क्या-क्या लिमिट्स हैं। तो अलग-अलग लिमिट्स हम देखेंगे कि क्या कि उस पे जो है जो एक्चुअल रेट होता है जैसे 18 और 12% की जगह वो जो है अपना 1% उसमें अलग-अलग रेट हैं। तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रेट है, ठीक है? ट्रेडर के लिए क्या रेट है। तो इस तरीके से उसमें अलग-अलग रेट आएँगे, तो वो वाले रेट के हिसाब से उसको टैक्स लगाने का एक ऑप्शन दिया गया है। तो वहाँ पे उसको चूज़ करना पड़ता था कि उसके लिए कौन-सा वाला हायर टैक्स रेट पे जाना ठीक है या उसके लिए जो है वो जो है ये कंपोज़िशन स्कीम में कम रेट तो कम है, रेट तो उसपे 1% लगेगा, लेकिन उसपे आईटीसी जो है नहीं मिलता। उसपे आईटीसी नहीं मिलता तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसको जो है नॉर्मल 18% 12% लगा के क्रेडिट लेने में फ़ायदा है या फिर उसको जो है 1% दे के बिना क्रेडिट लेने में फ़ायदा है। तो उसको कंपैरिज़न भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है टास्क उसके लिए बढ़ गई कहीं न कहीं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ गया कि अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, अगर हम एडवांटेजेस में देखें तो एडवांटेजेस में कहीं न कहीं जीएसटी कास्केडिंग इफ़ेक्ट हमने देखा पहले पॉइंट में कि कास्केडिंग इफ़ेक्ट टैक्स ऑन टैक्स वाला सिस्टम जो है वो हट गया, हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। कंपोज़िशन स्कीम जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनके लिए कंपोज़िशन स्कीम है वो 1% दे सकते हैं। जो अभी हमने देखा कि कहीं न कहीं उसको कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए छोटी वाली
हमें 1% देने में फ़ायदा है और उस 1% जो है वो रिकवर नहीं कर सकते। वो अपनी जो सेलर है, जो सप्लायर है, उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्टिंग होगी। जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, हम तो बिल में चार्ज कर लेते हैं, पीछे से लेते हैं और आगे दे देते हैं, यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 1% देना है, देना तो 1% है, आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन वो 1% भी अपनी जेब से देना है। हम सेक्शन में डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल्ड सेक्शन है इसके ऊपर। इसके बाद अगर एडवांटेज की बात करें कि सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर है, डिफाइंड ट्रीटमेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर का है, हमने देखा। नंबर ऑफ कंप्लायंसेस जो है कम हो जाते हैं, पहले हमें एक्साइज़ के भी करने पड़ते थे, उसके बाद सर्विस टैक्स के भी करने पड़ते थे, अब जो है कंप्लायंस पोर्शन कम हो गए, इम्प्रूव एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक, ठीक है? इन अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को भी जो है इसमें रेगुलाइज़ हो गया। और अगर हमने डिसएडवांटेजेस की बात करी, तो हमने देखा कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, ठीक है? हायर ऑफ बर्डन ऑफ एसएमई, जो छोटे, अभी हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि एसएमई के लिए जो है कहीं न कहीं उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसको 18-12% में रहने में फ़ायदा है या फिर उसको कंपोज़िशन लेना है। तो उसके लिए जो है एक बर्डन जो है हाई हाई टैक्स रेट का बर्डन बढ़ गया और जो है ऑर्गनाइज़ेशन को नए सॉफ्टवेयर्स वग़ैरह लेने पड़ेंगे, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये जो है बेसिकली इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो कि एग्ज़ाम्पल में जो समझे थे, अगर वो क्लियर हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी पार्ट है, इसके 5 पॉइंट आप और बना सकते हो। अगर थ्योरी अगर वो प्रैक्टिकल जो है हमें क्लियर है, कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम्स को ही तो कहीं न कहीं इसको रिज़ॉल्व किया है और जब प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया है, तो कुछ नई कॉस्टिंग वगैरह बढ़ गई और कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए जो डिसीज़न मेकिंग है या एक स्टैंडर्ड जो है ऑपरेशनल सबके लिए हो गया, तो वो कई नए जो छोटे-छोटे एसएससीज़ थे, उनके लिए थोड़ा-सा बर्डन बढ़ गया। जो बड़े एसएससीज़ थे, जो एक्साइज़ वगैरह में रजिस्टर्ड थे, उनके लिए तो एक्साइज़ में भी वो रजिस्टर्ड होते थे, वैट में भी रजिस्टर्ड होते थे। अब वो सिर्फ़ जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ऐसी वो एंटिटीज़ के लिए तो फ़ायदा हो गया। लेकिन जो छोटे एसएससीज़ थे, जो मान लो सिर्फ़ वैट में रजिस्टर्ड थे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा उनके लिए कंप्लायंस को, इतने हाई कंप्लायंसेस को, जिसमें पेनल्टीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेट फ़ी भी लगती है। तो ऐसे उनको मतलब ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पे कि आपके लिए वो एज़ अ एडवांटेजेस काम करते हैं या एज़ अ डिसएडवांटेजेस काम करते हैं। ठीक है? तो आज के पार्ट में हमने इसमें देखा लास्ट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसको कवर कर लेते हैं। अभी इसमें काफ़ी कंटेंट रहता है। आज हमने थर्ड पॉइंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये 4 पॉइंट कवर करे। कल हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सन 2000 से किस तरीके से, कौन से साल में जो है किस गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए गए और कब-कब जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या-क्या किस तरीके से आईजीएसटी, सीजीएसटी अलग-अलग जो है एक्ट कौन-कौन से जो है टैक्सेस लगा रहे हैं और को फिर हम देखेंगे 7th पॉइंट में टैक्स कौन-कौन से सब्स्यूम हुए। 17 टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी में सब्स्यूम हुए। फीचर्स ऑफ जीएसटी देखेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग देखेंगे कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट, क्योंकि सी प्लस एस लगता है, कहीं पे आई लगता है, तो आपस में ये किस तरीके से इनको रेवेन्यू शेयरिंग होती है, वो देखेंगे हम एग्ज़ाम्पल के तहत। और जीएसटी का नेटवर्क देखेंगे कि जीएसटी नेटवर्क किस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। उसमें कौन-कौन हिस्सेदारी है, कितनी उनकी शेयरिंग रेशियो है, जो हम पोर्टल यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या किस तरीके से है। तो यहाँ से हिस्ट्री ऑफ जीएसटी से कल हम शुरू करेंगे। तो आज इतना ही कर लेते हैं। तो अभी तक का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।